हेलो, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 NCERT फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। प्रीवियसली हम पार्ट 1 इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने और जिसको यह देखना है, एक्सेस करना है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे क्लिक करके इस चैप्टर का पार्ट 1 देख सकते हैं। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पार्ट 2 आज आप देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट, कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, मतलब क्वेश्चंस इन अ सेंस कि ज्योग्राफी को समझने के लिए कौन से क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं एंड ज्योग्राफी एग्जैक्टली होता क्या है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, जो कि हम क्लास 11 एंड 12 में स्पेसिफिकली देखेंगे, वो कैसे एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कौन से अप्रोचेस होते हैं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दी डिफरेंट फील्ड्स or branches of geography based on systematic and regional approach, and finally we are going to deal with the importance of physical geography. So those who want to understand the entire chapter, you need to watch my part 1 video, of which the link will be available in the description box, or you can click on the I button to access that. So let us start without wasting any time, right? So the first topic that we are going to deal is how is geography an integrating discipline. So हम जो टॉपिक डिस्कस अभी करने वाले हैं वो है कि ज्योग्राफी किस तरह से एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, इंटीग्रेटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है। सो इंटीग्रेटिंग वर्ड का मतलब होता है कंबाइन या ज्वाइन करना, कंबाइन होना या ज्वाइन होना, ठीक है, आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। सो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि बहुत सारे सब्जेक्ट से आइडियाज़, लॉजिक ड्रॉ करता है, ठीक है, आइडियाज़ लेता है। इसीलिए ज्योग्राफी को एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन कहा गया है। मतलब कि ज्योग्राफी का जो फॉर्मेशन हुआ है, ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के आइडियाज़ के को कंबाइन करके बनाया गया है। इसीलिए ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आप लोग ये चार्ट देख लीजिए। ये चार्ट मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया जा सके। सबसे पहला पॉइंट है ज्योग्राफी अब कैसे इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है, हाउ। सो सबसे पहला पॉइंट है स्पेशल सिंथेसिस। मतलब ज्योग्राफी क्या करता है, ज्योग्राफी स्पेशल सिंथेसिस के अप्रोच में बिलीव करता है। स्पेशल का मतलब होता है इन सिंपल टर्म्स स्पेस। सिंथेसिस, अगेन सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। सो ये स्पेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है, कोई भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेटलमेंट पढ़ना है, ठीक है, सेटलमेंट का मतलब होता है हाउसेस, रूरल हाउसेस, अर्बन हाउसेस या अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट। सो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमें जानना है कि रूरल एरियाज में कैसे हाउसेस मिलते हैं, कैसे टाइप्स ऑफ हाउसेस मिलते हैं। सो ज्योग्राफी आप लोगों को क्या बताएगा, ज्योग्राफी आप लोग को ऑफकोर्स बताएगा कि टाइप्स ऑफ हाउसेस कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। मतलब कि कैसे टाइप ऑफ सेटलमेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूरल सेटलमेंट्स का टाइप्स बताती हूँ, जैसे कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो गया। अब हमें पता है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इंडिया में, हमें एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट पता है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यूजली उन एरियाज में पाए जाएंगे जहाँ पे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट अच्छा होगा, सॉइल अच्छा होगा, तो वहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगा। सो ज्योग्राफी आपको यही बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो इसीलिए क्वेश्चन हाउ, वेयर, वाई, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। नाउ ऑन द सेम हैंड एक और सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री। ना हिस्ट्री आप लोगों को टाइम रिलेटेड एस्पेक्ट्स बताता है, राइट, कि जैसे कि कौन से टाइम में कौन सा सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ आपको टाइम नहीं बताएगा, राइट। ज्योग्राफी
स्पेशल रिलेटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ चीज़ पाए जाते हैं एंड कौन से फैक्टर्स की वजह से ये सारे चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो पॉइंट नंबर 1 ये है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, that geography is holistic in nature. So geography holistic discipline है. holistic का मतलब होता है WHOLE, whole. geography entire concept को, मतलब फॉर एग्जाम्पल अर्थ या वर्ल्ड ले लीजिए, एंटायर वर्ल्ड को एज अ होल कंसिडर करता है. फिर हम उस एंटायर वर्ल्ड को डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं. ठीक है, इसलिए इसको होलिस्टिक इन नेचर कहा गया है. ऑलराइट, ना अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी इंटीग्रेट कैसे करता है. इंटीग्रेट मतलब बाकी सब्जेक्ट से कैसे आइडियाज ड्रॉ करता है, कैसे कंबाइन करता है, अपने सब्जेक्ट में कैसे कंबाइन करता है आइडियाज को. सो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, दैट ज्योग्राफी डील्स विथ रियलिटी इन टोटलिटी. ठीक है, मतलब कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट माना गया है इसको, या एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है. सो ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे और भी बाकी सब्जेक्ट्स है जो कि रियलिटी स्टडी करता हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक कोई भी रियलिटी पढ़ता, जैसे हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ही ले लो, ये सारे रियलिटी में डील करते हैं, रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं. सो जितने भी साइंटिफिक नॉलेज है, जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स है, वो ज्योग्राफी से कंबाइन होते हैं. क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी रियलिटी स्टडी करता है, रियलिटी को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है. सो जो भी सब्जेक्ट रियलिटी को समझता है, साइंटिफिक रियलिटी को, ये नहीं कि कोई झूठ चीज़ या कोई बनावटी चीज़ पढ़ रहा है ज्योग्राफी या पढ़ा रहा है, वो चीज़ जो साइंटिफिक रियलिटी होती है, वो सारे ही सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी से आकर कंबाइन होते हैं, आकर ज्वाइन होते हैं. ठीक है, सो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3. अब अगर आपको इसको एक एक्सप्लेनेशन की तरह समझना है या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, मैं अभी एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस कर लेना है. पॉइंट नंबर 4, now this is very very important. Geography has an interface with natural and social sciences. मतलब geography shares boundaries with a lot of natural sciences and social sciences. Now you may have heard about social sciences because you have studied social science up till class 10. Now examples of social science subjects include history, economics, political science, etc. ठीक है, एंड कुछ नेचुरल साइंसेस के एग्जाम्पल हुए जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एट्सेट्रा. सो ये जो नेचुरल साइंसेस है एंड सोशल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी के साथ उनका रिलेशनशिप है. ठीक है, मतलब एक बहुत ही क्लोज बाउंड्री आपको मिलेगा. ठीक है, सो ज्योग्राफी इन सारे सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस से कंबाइन होता है, उनसे आइडियाज ड्रॉ करता है एंड ज्योग्राफी बनता है. ज्योग्राफी के डिफरेंट ब्रांचेस का फॉर्मेशन हुआ होता है. हमने ये पहले ही समझा कि किस तरह ज्योग्राफी बाकी सब्जेक्ट से आइडियाज ड्रॉ कर रहा है. राइट, सो जब आइडियाज ड्रॉ करता है, लॉजिकल पॉइंट्स ड्रॉ करता है, सो डिफरेंट ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, उनमें ये आइडियाज कंबाइन होके एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनता है जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं. एंड ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो कि हम देखेंगे बाद में. ठीक है, सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट को मैं आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी. यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी, these points are the same thing, associations of phenomena and examples. See, now I'll try to make you all understand how geography tries to understand the spatial pattern. Right, so see, now अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है that geography is an integrating discipline, we need to understand one thing with the help of an example. Let's take the example of geography and historical events.
देखो, ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब कि जितने भी हमारे वर्ल्ड में पास्ट में एंड इवन प्रेजेंट में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, ज्योग्राफी ने उसको इफेक्ट किया है। कैसे? देखो, पास्ट में सिविलाइजेशंस आए, एम्पायर स्टैब्लिश हुए, तो ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस तो होगा ना। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करेगा सिविलाइजेशन को, जैसे कि पास्ट में मेडिटेरेनियन जो रीजन है वहाँ पर लोग आके सेटल डाउन हुए। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक सूटेबल क्लाइमेट माना जाता है, मॉडरेट क्लाइमेट है। सिमिलरली जब इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ पे स्टैब्लिश हुआ जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर था। सो सोर्स ऑफ वाटर एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, राइट? सो पास्ट में जितने सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, ज्योग्राफी ने उसको इम्पैक्ट किया है। इवन इन द प्रेजेंट, अगर आप कोई भी कंट्री अभी किसी भी कंट्री के साथ वॉर करना चाहता है, ठीक है, ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज ले लेते हैं। हिमालयाज जो कि हमें पता है इंडियन बाउंड्री में है, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेबरिंग कंट्री है ये इंडिया हो गया। यहाँ पे हिमालयाज का रोल क्या है? हिमालयाज दे एक्ट एज बैरियर्स, ठीक है। क्लाइमेटिक बैरियर प्लस पॉलिटिकल बैरियर भी है। जब मॉनसून आता है तो मॉनसून हिमालय से टकराकर इंडियन रीजन में रेनफॉल कॉज करता है, ठीक है। हिमालयस के हाइट की वजह से ये ज़्यादा दूर तक क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इंडियन कॉन्टिनेंट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। सो ये क्लाइमेटिक बैरियर है। पॉलिटिकल बैरियर भी है, हाइट की वजह से इंडिया को प्रोटेक्शन मिल रहा है, राइट, फ्रॉम द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। सो जितने सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को अफेक्ट करते हैं, राइट। इन द पास्ट बहुत सारे कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर हुए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख के, ओशन से डिस्कवर हुए, राइट, बहुत सारे फैक्टर्स थे। सो इस तरह से देखो कि कैसे इंटीग्रेटिव ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन हो चुका है एंड ये फर्दर एक्सपैंड भी हो रहा है, ठीक है। सो लास्टली बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि ज्योग्राफी किस तरह से रिलेटेड है योर नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस से। सो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ नेचुरल साइंस सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ ज्योग्राफी। सो लेट्स सी मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ये जो ऊपर वाला सेक्शन ये सारे नेचुरल साइंसेस है। मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है। I'm just giving you these examples. So maths and astronomy एक natural science है। इससे आइडिया ड्रॉ करके ज्योग्राफी में क्या बनता है, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी एक ब्रांच है। जियोलॉजी क्या डील करता है? जियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ your rocks and the formation and the landforms, उससे जियोमॉर्फोलॉजी बनता है। मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर एंड इसी से आइडिया ड्रॉ करके ज्योग्राफी में भी एक डिसिप्लिन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। सिमिलरली हाइड्रोलॉजी वाटर से रिलेटेड है। सो ज्योग्राफी में ओशनोग्राफी एक ब्रांच है। पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल। सो ज्योग्राफी में है सॉइल ज्योग्राफी, पेडोलॉजी से सॉइल ज्योग्राफी रिलेटेड है। बोटनी एक नेचुरल साइंस है, बोटनी डील करता है प्लांट्स में। ज्योग्राफी में है फाइटोज्योग्राफी, ठीक है। जूलॉजी एनिमल से डील करता है। सो zoography is related to zoology से। Similarly ecology is the study of interactions, right? So interaction से related है human ecology। So ये है natural sciences and geography से relationship, ठीक है। अब देख लेते हैं सोशल साइंसेस से ना, कुछ सोशल साइंसेस भी है यहाँ पर ना। सोशल साइंसेस जैसे कि इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ना इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी रिलेटेड टू सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ना प्लीज रिमेंबर कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम सिर्फ प्रोडक्शन कंजम्पशन नहीं पढ़ते हमारे फील्ड में, हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरह से
रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, ये सब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, मिनरल रिसोर्सेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेट्रा। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इन ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दोज ऑफ थिंग्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हुआ, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम यूजुअली क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बाउंड्रीज, फ्रंटियर्स, कैसे फॉर्मेशन होता है, स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी कंट्री में वोटिंग पैटर्न कैसा होता है, लोग क्यों वोट करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। देन हिस्ट्री हमें पता है कि पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ता है। नाउ हिस्ट्री के साथ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का रिलेशनशिप कैसे है, देखो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड हो तो ऑफ कोर्स हम कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर ही पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन, कोई भी चीज़ का हिस्ट्री क्या है, जैसे कि हिमालयाज को पढ़ने के लिए तुम्हें पास्ट में जाना पड़ेगा। जब हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, कोई भी हिमालयन रिलेटेड फॉर्मेशन थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम पास्ट में जाते हैं, राइट कि हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। या लेट्स टेक कॉन्टिनेंट, हमें पता है कि आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट हुए थे एक वक्त में, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़ रहे हो तो तुम पास्ट में जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सोशियोलॉजी इज द स्टडी अबाउट सोसाइटी, सो सोशियोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल ज्योग्राफी। इन सोशल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट सोसाइटी, कल्चर, रेस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। देन फिलोसॉफी इज वन सच ब्रांच, एंड फिलोसॉफी से रिलेटेड है ज्योग्राफिकल थॉट। ना वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफिकल थॉट ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि तुम्हें समझाता है कि ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ज्योग्राफी आया कैसे, कौन से पीरियड्स में इसका इवोल्यूशन हुआ। सो ज्योग्राफिकल थॉट में हम एंशियंट टाइम, मिडिएवल टाइम, मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि ज्योग्राफी किस तरह से इवॉल्व हुआ है। सिमिलरली हम बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन से रिलेटेड है, सो कल्चरल ज्योग्राफी रिलेटेड है एंथ्रोपोलॉजी से। कल्चरल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक्सेट्रा। ओके, सो ये सारे जितने भी मैंने अभी तुम लोगों को सोशल साइंसेस एंड फिजिकल या नेचुरल साइंसेस के बारे में बताया है, ये सारे ही रिलेटेड है ज्योग्राफी से, या ज्योग्राफी रिलेटेड है, या ज्योग्राफी शेयर्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचुरल साइंसेस एंड द सोशल साइंसेस। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी दिस रिलेशनशिप, क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम ये रिलेशनशिप को पढ़ें? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर से मैं बताती हूँ, अगर हमें कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना है जहाँ पर हमें ये समझना है कि किस तरह से कोई भी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, हाउ आर थिंग्स रिलेटेड विद ईच अदर, हाउ टू अंडरस्टैंड द स्पेशल पैटर्न, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ज्योग्राफी शेयर्स अ रिलेशनशिप विद दीज सोशल साइंसेस। ठीक है, कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ है सारे डिसिप्लिन्स में, इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट्स रिलेटेड है आपस में। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद वो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी पढ़ना होगा। ज्योग्राफी को कितने अप्रोचेस अप्रोचेस से हम समझ सकते हैं। सो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए यूजुअली 2 अप्रोचेस है, एक है सिस्टमैटिक अप्रोच एंड दूसरा है रीजनल अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच को किसने दिया था, रीजनल अप्रोच को किसने दिया था, ये हम देख लेते हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच को प्रपोज किया गया था या इंट्रोड्यूस किया था एक जर्मन ज्योग्राफर के द्वारा, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। वो जर्मनी के थे, वो जर्मन ज्योग्राफर थे एंड इन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच से ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है। वेराज उसी तरह
एक और उसी वक्त के कंटेम्प्ररी, मतलब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जिस वक्त थे उसी वक्त में एक और इंसान थे, जोग्राफर थे, कार्ल रिटर। इन्होंने रीजनल अप्रोच को प्रपोज किया। ठीक है, नाउ ये दोनों अप्रोच एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ ग्रुप ऑफ जोग्राफर्स एंड फिलोसोफर्स सिस्टमैटिक अप्रोच को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग कहते थे नहीं, ज्योग्राफी को हम सिस्टमैटिक अप्रोच से नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। सो वो रीजनल अप्रोच को ज़्यादा फेवर करते थे। सो इन शॉर्ट, आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इवन अभी क्लास 12 में गए हैं, कि ज्योग्राफी में ना एक डुअलिज्म कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। डुअलिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब दो हिस्सों में बढ़ जाना। ठीक है, एक ग्रुप बोलता है कि हमें इस प्रकार से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, whereas दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं, हमें दूसरे अप्रोच से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। सो ज्योग्राफी में पहले से डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, फाइट है, ठीक है, कि किस तरह से पढ़ना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोल सकते हो, फाइट से एक बेटर टर्म है डिफरेंस इन ओपिनियन। सो यही डिफरेंस इन ओपिनियन है सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। अब छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि सिस्टमैटिक अप्रोच होता क्या है। सो सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम ज्योग्राफी को एज अ होल पढ़ते हैं। ठीक है, ये वर्ड हमने ऑलरेडी पहले भी देखा, एज अ होल। वेराज रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रीजन्स को स्टडी करते हैं। एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ उसको समझाने के लिए। सपोज नाउ यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। अगर आपको किसी भी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना हो तो सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक अप्रोच ये बोलता है कि अगर आपको नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है, सबसे पहले हम एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड के नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, एंटायर नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स, देन योर डेसिडियस फॉरेस्ट्स। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं कि हम एंटायर वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ते हैं अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच, अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच से पढ़ते हैं तो। वहीं पर रीजनल अप्रोच ने क्या कहा है? रीजनल अप्रोच ने ये कहा है कि सबसे पहले हम एंटायर वर्ल्ड को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करेंगे। अब ये डिफरेंट रीजन्स कैसे डिवाइड होगा वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स से। ठीक है, सो हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करेंगे, उसको डिफरेंट हायरार्किकल ऑर्डर्स में अरेंज करेंगे, छोटे से बड़ा, बड़ा से छोटा, ये हायरार्किकल ऑर्डर होता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू अंडर द रीजनल अप्रोच? वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू डिफरेंट रीजन्स। देन आफ्टर दैट लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ये रीजन ए, ये रीजन बी। सो फिर से एग्जांपल वही लेते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ना है। सो अंडर रीजनल अप्रोच हम क्या करेंगे? पहले तो वर्ल्ड को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर दिया, एंड अब एक एक रीजन को पढ़ेंगे, उसके अंदर पाए जाने वाले टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को। ठीक है, सो इससे हमें क्या पता लगेगा कि कैसे रीजन ए रीजन बी से डिफरेंट है एंड कैसे ये यूनिक है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे कि जब हम डिफरेंट रीजन्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं रीजनल अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी। इससे हमें क्या पता लगता है कि कैसे एक एरिया दूसरे एरिया से डिफरेंट है, या एक एरिया दूसरे एरिया से कैसे यूनिक है। So that comes under regional approach to study geography. So I have tried to explain it in simple words as possible. If you still do not understand it, you can tell me or let me know. ठीक है, सो एक फाइनल पॉइंट रीजनल अप्रोच का ये है कि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट को मानता है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हम रीजन्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डाइवर्स रीजन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो एट द एंड हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी कैसे होता है। मतलब ऑल्दो डिफरेंट रीजन्स डाइवर्स है, एक दूसरे से बहुत अलग है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल मैनमेड फैक्टर्स की वजह से, लेकिन एट द एंड हम यूनिटी को देखेंगे कि इन डाइवर्सिटी में यूनिटी कैसे होता है, सिमिलैरिटी क्या है डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, एंड इसको किसने सपोर्ट किया था? कार्ल रिटर में। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के अप्रोचेस में थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब इन्हीं अप्रोचेस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को देख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ज्योग्राफी को डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक approach. So geography has been divided into different branches based on systematic approach. So let us have a quick look at that. Okay, now please remember this is a chart. You can check this in your book as well. So geography on the basis of systematic approach has been divided into physical, human and biogeography. Okay, please remember it has been divided into physical geography, human geography and biogeography. ठीक है, 3 ब्रांचेस है, ब्रॉड ब्रांचेस है सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। हमें ये पता भी है कि ज्योग्राफी का डिवीजन है, राइट, डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट फील्ड्स है। अभी भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस हो रहा है और रिसर्च चल रहा है, वैसे वैसे नए नए ब्रांचेस इवॉल्व हो रहे हैं ज्योग्राफी में। सो अभी फिलहाल के लिए हम ये जान ले कि ये ब्रॉड ब्रांचेस है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे कि क्लास 11 में फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं, क्लास 12 के टेक्स्ट बुक में हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सो उससे आप याद रख सकते हैं। अब ये जो ब्रॉड ब्रांचेस है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू डिफरेंट सब ब्रांचेस या सब फील्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। उससे पहले इन शॉर्ट में समझा दूं फिजिकल ज्योग्राफी क्या पढ़ता है। व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी अबाउट फिजिकल फीचर्स. आई एम टेलिंग यू ऑल इन वेरी सिंपल वर्ड्स. फिजिकल फीचर्स लाइक लैंड, वाटर, क्लाइमेट, ओशंस एटसेट्रा. एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी अबाउट ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, एंड कैसे इन्वायरमेंट या नेचर एंड ह्यूमंस एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। अब बायो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते होंगे? तो बायो मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर बायो ज्योग्राफी, ठीक है। सो अब हम देखेंगे सबसे पहले द सब फील्ड्स और सब ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ फिजिकल ज्योग्राफी हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब ब्रांचेस. Firstly, it is geomorphology. Number 2, climatology. Number 3, hydrology. And number 4, soil geography. All right. So these are the 4 sub branches of what? Your physical geography. Okay. Now इनके जो आपको डिटेल में जानना है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आप बुक रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो कॉन्साइज रहे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, यूजुअली लंबा हो जाता है। हाउसोएवर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ जियोमॉर्फोलॉजी क्या पढ़ता है. व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? ओके, इन जियोमॉर्फोलॉजी वी जनरली स्टडी अबाउट लैंड फॉर्म्स and their evolution. ठीक है, is the geomorphology is the study about landforms, their evolution. Next, climatology. Climatology is the study about climate. For example, the structure of the atmosphere, different types of climates, different types of climatic regions. ये सब हम climatology के अंदर पढ़ते हैं. फिर है hydrology. Hydrology पढ़ता है related to water. That is about oceans, lakes, rivers, water bodies, and किस तरह हम water bodies या water को इफेक्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से, हम कैसे उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सब हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं. देन फाइनली सॉइल ज्योग्राफी. सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ते हैं, प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी, कहाँ कहाँ कैसा सॉइल मिलता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लैटरल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है. सो दीज आर ऑल things that are studied under soil geography. So I hope you are clear with the branches of physical geography. So physical geography has mostly 4 branches based on systematic approach. ठीक है, अब हम चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस पर. सो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो डिवाइडेड है आपके इन ब्रांचेस में, दैट इज सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी. ठीक है, नाउ सोशो कल्चरल ज्योग्राफी क्या पढ़ता है?
ये स्टडी सोसाइटी के बारे में पढ़ता है, कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज एट्सेट्रा, ये सब हम सोशल कल्चरल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। देन पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी। सेटलमेंट के अंदर हम रूरल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी या अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में मैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज़ का एवोल्यूशन, हिस्ट्री, पास्ट क्या रहा हो वो पढ़ते हैं। किस तरह से हिस्टोरिकल फैक्टर्स के वजह से लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आए या कोई भी चीज़ में ज्योग्राफिकल फीचर्स में पास्ट से लेकर अभी तक क्या चेंजेस आए हैं, ये सब हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी मैंने पहले पार्ट में बताया, पहले पार्ट मतलब कुछ देर पहले ही बताया कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं। हम फ्रंटियर्स, बाउंड्रीज, नेशंस, स्टेट्स, पॉलिटिकल यूनिट्स, नेबरिंग कंट्रीज एंड उस कंट्री में कैसे इलेक्शन बिहेवियर अफेक्ट होता है, वोटिंग पैटर्न किन चीज़ों की वजह से अफेक्ट होता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। डिटेल में आप चार्ट देख सकते हो। देन फाइनली है आपका बायोज्योग्राफी। So biogeography is the third branch based on systematic approach. Now biogeography also has been divided into different sub branches. These are 4: plant geography, जिसको फाइटोजोग्राफी भी बोल सकते हो, जूजोग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। सो प्लांट ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं स्पेशल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी एंड देयर हैबिटेट, ओके। सो देखो, जो बॉटनी है ना वो आपको स्पीसीज के बारे में बताएगा, लेकिन ज्योग्राफी में आपको ऑफ कोर्स स्पीसीज के बारे में तो पता चलेगा, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस रहता है ये पढ़ना कि वो प्लांट कम्युनिटी का हैबिटेट क्या है, कहाँ पाया जाता है, कौन सी प्रोसेसेस उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो दैट इज स्टडीड अंडर प्लांट ज्योग्राफी। देन वी हैव जूजोग्राफी। जूजोग्राफी में हम पढ़ते हैं अगेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ही पढ़ते हैं हम, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनके हैबिटेट को, एट्सेट्रा। देन इकोलॉजी या इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। हमें ऑलरेडी पता है इकोलॉजी जो कि इकोसिस्टम से रिलेटेड है। इकोसिस्टम क्या है? जहाँ पे हम डील करते हैं डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं हम इकोसिस्टम में। देन फाइनली इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी इंक्लूड होगा इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सब कुछ इंक्लूड होता है, बायोम इंक्लूड होता है, प्लस हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड कैसे हम इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, ये सब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। All right. So lastly, we'll study the branches of geography based on regional approach. Systematic approach तो हो गया, अब हम geography on the basis of regional approach के branches देख लेते हैं, ठीक है। So regional approach के अंदर ये 4 branches हैं। पहला है रीजनल स्टडीज और एरिया स्टडीज, नंबर 2 है रीजनल डेवलपमेंट, नंबर 3 है रीजनल एनालिसिस एंड नंबर 3 है रीजनल प्लानिंग, ठीक है। सिंस डिफरेंट रीजन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो regional studies is further divided into macro regional studies, meso regional studies and micro regional studies, ठीक है। एंड रीजनल प्लानिंग किस तरह का होता है? मतलब रीजनल प्लानिंग में हम क्या पढ़ते हैं कि एक रीजन को कैसे प्लान किया जाए, ठीक है, मतलब वहाँ पर कैसे हाउसेस होंगे, सैनिटेशन फैसिलिटी, वाटर एट्सेट्रा। सो regional planning is divided into country or rural planning, town और urban planning. रूरल एरिया को कैसे प्लान किया जाता है, अर्बन एरिया को कैसे प्लान किया जाता है, ये सारी चीज़ हम
पढ़ते हैं अंडर रीजनल अप्रोच। नाउ इनकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो जितना शॉर्ट हो पाए उतना हो, लेकिन फिर भी ये लंबा ही होने वाला है सिंस इट्स अ लॉन्ग चैप्टर। ऑलराइट, सो दीज आर द ब्रांचेस। ऑलराइट, सो आई होप these points are clear to you all now. So lastly, we are coming to the last part of the chapter, that is importance of physical geography. See, as in this class 11 entire textbook ये concentrated है physical geography से, so physical geography पढ़ना क्यों important है, क्यों include किया गया है आपके curriculum में, and क्यों ये practically क्यों important है। In very simple terms, जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है ना, हमें पता है ये क्या चीज़ में डील करता है, फिजिकल फीचर्स में, लैंड, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। अब ये जितने भी फिजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि सॉइल हो गया, लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये ह्यूमन से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? सॉइल। अब ह्यूमंस सॉइल्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर डूइंग एग्रीकल्चर, टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। सो सॉइल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। सिमिलरली लैंड भी हम यूटिलाइज करते हैं, एंड क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन पैटर्न को, हमारे हाउसेस को, हमारे क्लोथिंग पैटर्न को। ठीक है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हॉट एरिया में हम किस तरह के घर बनाते हैं, कैसा हमारा पैटर्न ऑफ क्लोथिंग होता है। सो ऑल द फिजिकल फैक्टर्स, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स हैं ना, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें याद रखना है, मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया है कि ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट या ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट क्लोजली रिलेटेड है। हम इन दोनों चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। विदाउट नेचर ह्यूमंस कैन एग्जिस्ट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम बिना फिजिकल इन्वायरमेंट के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए फिजिकल ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें रिलेशनशिप समझाता है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 में ये कहा गया है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फिजिकल ज्योग्राफी। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स। फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है वो समझने के लिए हमें फिजिकल ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। हमें डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमें ये ज्ञान मिल जाए कि क्या रिलेशनशिप है, क्यों इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, तब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर हम ये समझ जाएं कि जितने भी फिजिकल फैक्टर्स है, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम डेवलपमेंट इस प्रकार से करेंगे कि एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पड़ता हो, तब ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। करंटली क्या हुआ है, हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को रॉन्गली यूटिलाइज कर रहे हैं, हम पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं। सो ये क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहे हैं। सो अगर हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ नुकसान कर सकता है, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट इवन डेवलपमेंट गोज इन अ नेगेटिव वे, it is going to impact the environment in a harmful sense, right? So it will lead to environmental degradation. So if we want to prevent the environmental degradation, we need to understand physical geography. So once you understand physical geography, you will understand the concept of sustainable development. Now what is sustainable development? Sustainable development means utilizing the resources in such a manner that the present generation gets benefited without compromising the needs of the future generation. मतलब डेवलपमेंट हम इस प्रकार से करेंगे कि जितने भी हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उससे हम डेवलपमेंट करेंगे, प्रेजेंट को भी बेनिफिट होगा, लेकिन हम इस तरह से सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करेंगे कि आने वाले फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ भी ना हो।
ओके, सो वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के तरफ भी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है उसके पास अगर हम इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे जो कि नेगेटिव हो, तो हमारे आने वाले जनरेशन के पास कुछ भी नहीं रहेगा। दे विल बी लेफ्ट विथ नथिंग, द एंटायर रिसोर्सेज विल बी ओवर एक्सप्लॉइटेड, they will have nothing with them. So that is why it is very important to understand the physical environment. That is why it is included in your curriculum. It is not just for the sake of studying it. It is important to understand the intricate relationship that we share with our environment, right? Because lastly, it is about the concept of sustainable development. So with this we have come to the end of the chapter. If you have any questions related to this, you can always share your doubts, I can explain it. So ये पूरा chapter complete होता है geography as a discipline.